हेलो दोस्तों, पार्लियामेंट रिपोर्टर सीरीज़ के लिए ये 150 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन होगी। आप इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करें, शुरू करते हैं। स्टार्ट। माननीय, यह जो बिल है मैं इसकी तायद करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ इस बिल के बारे में यह कहना चाहता हूँ कि सरकार ने बहुत देर के बाद इस तरह का बिल पेश किया। सरकार को कुछ पहले इस बिल को पेश करना चाहिए था। जो मूल एक्ट है उसमें इस बात का प्रावधान था कि जो प्रत्यक्ष कर होंगे उनको घटा दिया जाएगा। उसके बाद जो पैसा बचेगा उसको सरप्लस समझा जाएगा और उसका 60% बोनस के मामले में दिया जाएगा। लेकिन देश के मजदूरों की यह खास मांग थी और सही मांग थी कि जो कर हैं या उनमें से जो घटाए जाते हैं उनका हिसाब इस ढंग से किया जाता है कि उन पर जो छूट मिलती है वह छूट भी मालिक अपने पास रख लेते हैं और उसमें मजदूरों को हिस्सा नहीं मिलता है। इस सवाल को लेकर मेटल बॉक्स कंपनी वालों ने मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में किया और मुझे खुशी है कि उस मुकदमे में हिंदुस्तान के मजदूरों की जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही सरकार की नींद टूटी और इन्होंने यह बिल पेश किया है। जब यह बिल सरकार ने पेश किया है तो अगर यह पास हो जाता है तो छूट की राशि में से भी 60% बोनस के रूप में मजदूरों के हिस्से में जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि यह 60% का प्रावधान बहुत ही कम है। इस प्रावधान को कुछ और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बोनस जो दिया जाता है, मैं माननीय भाई साहब की तरह यह नहीं मानता कि यह एक्स ग्रेसिया ग्रांट दिया जाता है। मजदूरों के प्रति दया करके दिया जाता है। यह मजदूरों का अधिकार है। जो दौलत पैदा होती है उस दौलत को पैदा करने में अकेले पूंजी और जमीन का हाथ नहीं होता है। अगर मानव श्रम न करे, मजदूरों का हाथ न हो तो पूंजी दौलत के रूप में नहीं बदल सकती है। इसलिए दौलत को पैदा करने में मजदूर की जो श्रम वाली पूंजी लगती है उस श्रम का यह सही हिस्सा है जो उसको बोनस के रूप में दिया जाता है। यह एक्स ग्रेसिया ग्रांट नहीं है या दया का दान नहीं है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, इस 60% को बढ़ा करके 70% किया जाए। इसके अलावा मैं 1-2 सुझाव और देना चाहता हूं। एक तो यह कि बोनस एक्ट में जो कम से कम 4% देने का प्रावधान है उसके संबंध में 1965 से आज तक यह एक्ट बनने के बाद स्वयं मंत्री जी को यह अनुभव हुआ होगा और वह स्वयं इस बात को महसूस करते होंगे कि इस 4% की राशि को और ज़्यादा बढ़ा करके कम से कम 10% पर आना चाहिए। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह है गलत बैलेंस शीट तैयार की जाती है कंपनियों में मालिकों के द्वारा हमेशा। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, ऐसा लगता है कि यह बिल सारी संपत्ति की रक्षा के लिए आवश्यक है। मैं समझता हूँ इसमें दो राय नहीं हो सकती कि इस सारी संपत्ति की समुचित रक्षा करने की व्यवस्था की जाए, लेकिन इस सरकार का जो व्यवहार है और जिस प्रकार का आचरण है और जिस तरह से सरकार ने पहले राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और उसके बाद आवश्यक सेवा अधिनियम लाकर उसका दुरुपयोग किया है, इस सारे आचरण को मद्देनजर रखते हुए इस बिल का अधिकार जो सुरक्षा बल को दिया गया है वह उचित नहीं मालूम पड़ता। यह बात सही है कि इस बिल में न्यायपालिका के अधिकार, कार्यपालिका के अधिकार, राज्य के अधिकार, इन तीनों अधिकारों पर सरकार ने अतिक्रमण किया है। जिस तरह के प्रावधान इस विधेयक में किए गए हैं, इन प्रावधानों से यह शंका खड़ी होना स्वाभाविक है कि इनका दुरुपयोग सार्वजनिक संपत्ति के नाम पर मजदूरों को दबाने के लिए और उनकी जायज़ आवाज़ को किसी भी तरह से दबाने के लिए
किया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस प्रकार से अब तक इस प्रकार के प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया है, उसी प्रकार से इसका भी किया जाएगा। इस तरह से ब्लैक अधिकार लेने का मतलब साफ है। इसके कारण मुश्किलें पैदा होंगी। साथ ही आप ही केवल सार्वजनिक संपत्ति नहीं चला रहे हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वे भी करोड़ों की संपत्ति पर अपना काम चला रहे हैं। उनकी सुरक्षा कौन करेगा? कल को क्या प्राइवेट सेक्टर के लोग भी यही मांग नहीं करेंगे कि उनको भी इसी प्रकार के अधिकार दिए जाएं? उस वक्त आपके लिए उनकी मांग को मानने से इनकार करना कठिन हो जाएगा। मैं समझता हूं कि इस सब का एक विशेष प्रभाव होगा। महोदया, आप जानती हैं कि संपत्ति की रक्षा ईमानदारी से होती है, कर्तव्य पालन की भावना से होती है और निष्ठा से होती है। स्पष्ट है कि इन अधिकारों का दुरुपयोग मजदूरों को दबाने के लिए होगा। उनकी वाजिब मांगों को दबाने के लिए इसका दुरुपयोग किया जाएगा। उनको इसके अंतर्गत गिरफ्तार किया जाएगा, उनको सजा दी जाएगी। इस प्रकार से भयानक रूप से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का दुरुपयोग होगा। अगर आपने अब तक आवश्यक सेवा अधिनियम का दुरुपयोग नहीं किया होता तो हम मान लेते कि एक एक्ट का भी दुरुपयोग नहीं होगा। लेकिन हमारे सामने अनेक उदाहरण हैं। आप यहाँ पर जो भी कानून लाते हैं उनको असमान बताते हैं, बहुत पवित्र बताते हैं और यह भी कहते हैं कि हम इन कानूनों को ईमानदारी से ला रहे हैं, लेकिन उनके पीछे जो भावना रहती है वह बहुत गंदी रहती है। आपने सुरक्षा बल के लोगों को अपनी एसोसिएशन बनाने का अधिकार नहीं दिया। उनकी जो शिकायतें होंगी, उनकी जो परेशानियां होंगी, उनकी सेवा शर्तों में जो कमियां होंगी, उनके संबंध में वे कहाँ जाएंगे? आप कहते हैं कि उन बातों के बारे में हम चिंतित रहते हैं, लेकिन अब तक जो भी आपकी सरकार रही वह निकम्मी सरकार रही। हमारे एक मित्र ने तो यह तक कहा, महोदय, हमारे एक मित्र ने कहा है कि संपत्ति की रक्षा करना राज्य सरकार का कर्तव्य नहीं है। राज्य सरकार का काम तो सिर्फ शांति और व्यवस्था को बनाए रखना है। मेरी समझ में नहीं आता कि कांग्रेस के सदस्यों को क्या हो गया है। अगर राज्यों में संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है तो प्राइवेट संपत्ति की रक्षा कैसे होगी? अगर आपका कहना यह है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने में राज्य सरकारें अक्षम हैं, तो मंत्री महोदय को इस प्रकार का कानून लाने से पहले उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए थे कि सन 1968 से लेकर आज तक अमुक राज्यों की सरकारें सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने में नाकामयाब रही हैं। इसलिए हमको यह कानून लाना पड़ा है। जो अधिकार केंद्रीय सरकार अपने हाथ में ले रही है, अंतोगत्वा उन अधिकारों का उपयोग सुरक्षा बल और कमांडर करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह न्यायपालिका के अधिकारों और पुलिस के अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं है? क्या इसके कारण जिन राज्यों में विरोधी पक्ष की सरकारें हैं उनमें और केंद्र सरकार में संघर्ष होने की संभावना नहीं है? अगर आप वास्तव में सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना चाहते हैं तो आपको सार्वजनिक उद्योगों में जो दुर्व्यवस्था है उसमें आप मजदूरों को भागीदार बनाते। अगर मजदूरों को प्रबंध में भागीदार बनाया जाता है तो संपत्ति की रक्षा स्वयं हो जाती है। किसी प्रकार से भी मजदूर संपत्ति को नष्ट नहीं करेंगे, लेकिन अभी स्थिति यह है कि मजदूरों पर आपको विश्वास नहीं है। समझ में नहीं आता कि आपकी सरकार अपने आप को समाजवादी सरकार बताती है, सोशलिज्म के सिद्धांतों पर चलने वाली सरकार बताती है, और आपको अपने ही देश में रहने वाले मजदूर वर्ग पर विश्वास नहीं है। यह इस बात को साबित करता है कि आप स्वयं सक्षम नहीं हैं। मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए आपके मन में इच्छा नहीं है। अन्यथा एक प्रजातांत्रिक सरकार के नाते आपका यह प्रयास होना चाहिए था कि हिंदुस्तान में मजदूरों में संघबद्धता बढ़े, उनकी यूनियनें फले फूलें, ताकि आगे चलकर नक्सलाइट वर्ग यहाँ पैदा न हो, तोड़फोड़ करने वाला वर्ग यहाँ पैदा न हो। उनसे बचने के लिए जरूरी है कि संघबद्धता हो। वे कानून और कायदे से अपनी लड़ाई लड़ें, कानून और कायदे से हड़ताल पर जाएं,
कायदे से नोटिस दें और बातचीत करें, लेकिन इन सारी व्यवस्थाओं पर आपको विश्वास नहीं है, इसलिए आपने इस प्रकार के कानून का अधिकार लेकर एक प्रकार से राज्य सरकारों और न्यायपालिका के अधिकारों पर अतिक्रमण किया है। मान्यवर, हमारे माननीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य ने जवाब देते हुए वॉच एंड वार्ड शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने कहा कि केवल मूक दर्शक नहीं रह सकता है। मैं समझता हूं कि कायदे से अगर कहीं पर अपराध होता है तो किसी भी आदमी को मूक दर्शक नहीं रहना चाहिए। हर व्यक्ति को साधारणतया इस देश में गिरफ्तार करने का अधिकार है। उसके सामने अगर कोई चोरी करे तो उसे पकड़कर सौंपे। स्टॉप। दोस्तों, ये पार्लियामेंट रिपोर्टर सीरीज के लिए डिक्टेशन थी। आप इसे लिखें, एक बार ना लिखा जाए, 2 बार 3 बार जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बगल में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।